नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां डीजी दिनेश शर्मा ने सुसाइड किया है, जहां लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को मिला है सुसाइड नोट। गोमती नगर के विशाल खंड 2 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सामने आ रही इस वक्त, जहां लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर ली है। रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने सुसाइड किया है, लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। गोमती नगर के विशाल खंड 2 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सूचना प्राप्त हुई, रिटायरमेंट के बाद भी संबंध हम लोग से रहा है। 25 वर्ष पुराना संबंध रहा है। मेरे आईजी जोन गोरखपुर हुआ करते थे। 1998 के मामले में मैं अपना पहला जिला कर रहा था, इसलिए पूरी तरह से भारत तब से एक संबंध बना, एक गार्जियन की तरह। दोनों का, सर का और मैडम दोनों का एक विशेष स्नेह रहा। बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान रहे। क्रिकेट टीम से जुड़े रहे। जब से हम लोग सेवा में आए 90 के दशक में, तब से IAS/IPS की क्रिकेट टीम में हमेशा मेरा व्यक्तिगत बहुत रहा। हम लोगों ने साथ कई पारियाँ खेली, कमेंट्री की। एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान, इसलिए उनके इस असामयिक ये जो घटना हुई है वो स्तब्ध कर देती है। रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने सुसाइड किया है और सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। क्या वजह रही है सुसाइड नोट में, इससे जुड़ी अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने सुसाइड किया है, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, क्या कुछ उसमें खुलासा हुआ है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पूर्व IPS व रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मैं इस समय उन्हीं के आवास के घर बाहर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि शर्मा निवास है, जो B2/62A विशाल खंड 2 है, जहां पर सुबह करीब 6:45 बजे वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारते हैं, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगल बगल के कमरे में उनकी पत्नी और बेटी सो रही थी। जब गोली की आवाज़ सुनती हैं तो वो मौके पर पहुंचती हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है तो एक सुसाइड नोट उनको बरामद होता है। उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि उनकी आत्महत्या का कारण कोई और नहीं है, क्योंकि वो लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे, डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने मौत को गले लगाया है। हालांकि पुलिस कई पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। उनकी जो डेड बॉडी है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही साथ कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। डीजी सुरक्षा VK की अगर हम बात करें तो वो भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि 1990 के दशक में जब वो सेवा में आए थे, तब से लगातार वो जो मृतक डीजी हैं उनके संपर्क में थे, उनके परिवार के संपर्क में थे और वो ही बहुत जिंदा दिल इंसान थे। ऐसे में इस तरीके से उन्होंने जो कदम उठाया है उससे कहीं ना कहीं पूरा पुलिस महकमा शोक में है। अब देखना होगा कि इस तरीके का कदम उठाने के पीछे क्या वाकई में बीमारी है, कारण है, क्योंकि जो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं, इस पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। फिलहाल उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये सुबह सुबह घटना सामने आई है, उसके बाद यूपी पुलिस में शोक की लहर है और यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर आकर जो है परिवार को ढांढस बंधाते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ पोस्टमार्टम हाउस पर भी परिवार के कई लोग मौजूद हैं, जो अब से कुछ देर बाद जब पोस्टमार्टम होगा उनके डेड बॉडी को वापस लाया जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। फिलहाल ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो न्यूज़ 1 इंडिया लगातार सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस महकमे के लिए भी अपूर्णीय क्षति है और परिवार वालों के लिए भी दुख का ये समय है। लेकिन जो सुसाइड नोट में नीलेश वजह लिखी गई है कि बीमारी से वो तंग आ गए थे, लेकिन डीजी जैसे पद पर रहे और इतने जिंदा दिल इंसान, क्या ये बात को परिवार वाले स्वीकार कर पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल परिवार के लोगों का भी कहना है कि जिस समय ये घटना हुई उस समय परिवार के जो उनकी बीवी थी और उनकी जो बेटी थी वो अलग अलग कमरों में सो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने ये भी बताया है कि वो लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, जिस कारण वो लोगों से कम बातचीत कर रहे थे। ऐसे में अगर वो लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार रहे हैं और सुसाइड नोट सामने आया है, लेकिन परिवार की तरफ से कोई ऐसी आशंका नहीं जताई गई कि जी इस आत्महत्या के पीछे कोई दूसरा कारण हो सकता है। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। पड़ताल करने के बाद
जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल जो सुसाइड नोट है, जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उससे ये तमाम तस्वीरें अपने आप साफ हो जा रही हैं कि प्रथम दृष्टया जो ये पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं आत्महत्या ही नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्या कुछ अहम जानकारियां सामने आती हैं। फिलहाल पुलिस ने कई पहलुओं पर पड़ताल की है। जिस कमरे में उन्होंने खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी है, उस कमरे को भी बंद कर दिया गया है और वहां से जो अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं पुलिस को, वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। अब देखना होगा इस पूरे घटनाकांड के पीछे क्या कुछ और तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, बात करते हैं गोंडा से बड़ी खबर का, जहां बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। बड़ा ये पूरा मामला, अब इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई तेज हो गई है उसकी आपको अपडेट बता दें गोंडा से, जहां बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। जहां उनके घर पर पहुंची है दिल्ली पुलिस, 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें उनके परिवार वाले भी शामिल हैं और सुरक्षा कर्मियों से भी जवाब तलब किया गया है। तो एसआईटी ने अब तक 137 लोगों के बयान लिए हैं। तो लगातार इस पूरे मामले की जांच हो रही है, जहां यौन उत्पीड़न तक के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर हैं। गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों की जांच की जा रही है एक तरफ, और इसी के चलते आज सुबह 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। कई दस्तावेज भी खंगाले गए हैं। उन तमाम चीजों को लेकर जवाब लिया गया है बृजभूषण शरण सिंह पर, जिन पर गंभीर आरोप हैं यौन शोषण के भी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची पुलिस और इस दौरान 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। क्या कुछ हाथ लगा है और किस तरीके से आगे जांच जारी रहेगी? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से पहलवानों की बात करें या बृजभूषण शरण सिंह की बात करें, जिस तरीके से पहलवानों ने आरोप लगाए और लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन हुए और अभी भी पहलवान रणनीति बना रहे हैं, इसी बीच कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के घर, जो कि गोंडा में मौजूद हैं, वहाँ पे पहुँचती है और कहीं ना कहीं तमाम जो उनके करीबी हैं, उनके सहयोगी हैं, जिनसे दिल्ली पुलिस को पूछताछ करनी होती है, उनके बयान बाकायदा दिल्ली पुलिस दर्ज करती है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कुछ लोगों के ID कार्ड भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने लिए हैं। चूंकि दिल्ली पुलिस को अब इस पूरे मामले में जल्द से जल्द चूंकि चार्जशीट कहीं ना कहीं दाखिल करनी है और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मामले की छानबीन कर रही है, तो इसी कड़ी में कहीं ना कहीं रूटीन एक पूछताछ है और इसको लेकर पूछताछ हुई है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह की अगर हम बात करें तो इस वक्त वो दिल्ली में अपने आवास पर मौजूद हैं। हालांकि उनके तमाम सहयोगियों की ओर से यही कहा जा रहा है कि वो मीडिया में बयान फिलहाल नहीं देंगे। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाहे अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की बात करें या दिल्ली पुलिस के जवानों की बात करें, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा वहां पे धारा 144 भी लगाई गई है। किसी भी तरीके से वहां पे भीड़ कोई भी नहीं लगा सकता है, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है। दिल्ली पुलिस एहतियातन अपनी सुरक्षा व्यवस्था वहां पे सख्त कर चुकी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज चूंकि गोंडा की बात करें तो दिल्ली पुलिस गोंडा चूंकि पहुंची हुई थी और तमाम लोगों के, चाहे बृजभूषण शरण सिंह के सुरक्षा कर्मियों की बात करें, उनके खाना बनाने वालों की बात करें, उनके करीबियों की बात करें, जिनसे दिल्ली पुलिस को पूछताछ करनी थी और दिल्ली पुलिस को जिन पे कहीं ना कहीं उनके बयान जिनके दर्ज कराने थे, उनसे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने उनके बयान दर्ज कराए हैं। अब तक अगर हम बात करें इस पूरी प्रकरण में तो करीब 137 लोगों से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, पहलवान अपनी रणनीति बना रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, अब राउज रेवेन्यू कोर्ट पर पूरी तरीके से चीजें निर्भर करती हैं कि जब सुनवाई होती है तो बृजभूषण शरण सिंह की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पे ये भी कहा है कोर्ट रूम में कहीं ना कहीं कि बिना बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष जाने राउज रेवेन्यू कोर्ट किसी भी तरीके का फैसला ना दे। अब पहलवानों की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है, पहलवान आगे क्या कुछ अपनी रणनीति बनाते हैं, क्या पहलवान एक बार फिर से जंतर मंतर आते हैं या कहीं और प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि पहलवानों ने तमाम तरीके की बातें कही, पहले मेडल बहाने पहुंचते हैं, फिर अरेस्ट के तहत उन्हें रोकते हैं। बिल्कुल, देखिए पीयूष, गृह मंत्री अमित शाह से महिला पहलवानों ने मुलाकात की और इसके बाद उनके स्वर कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर, और ऐसे में अब जांच भी तेज हो गई है, लगातार बयान दिए जा रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूं आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए।
यूपी में कांग्रेस को मिल सकता है नया प्रभारी। व्यस्तता के चलते प्रियंका गांधी पद छोड़ सकती हैं। नए प्रभारी के नाम पर कई वरिष्ठ नेताओं के नाम की चर्चा है। हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम की चर्चा है। यूपी में नए प्रभारी के नाम को लेकर मंथन तेज हो गया है। प्रदेश में जल्द नई कार्यकारिणी का गठन भी होगा। इसी के साथ बृजलाल खाबरी लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे अध्यक्ष। कर्नाटक में जीत के बाद प्रियंका गांधी की भूमिका अब बदलेगी। तो बड़ी अपडेट ये आपको बता दें, जहां कई वरिष्ठ नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच यूपी में कांग्रेस को नया प्रभारी मिल सकता है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष बने हुए हमारे साथ। पीयूष, क्या कुछ हलचल है और क्या कुछ अटकलें हैं, क्योंकि कांग्रेस को अब नया प्रभारी मिल सकता है प्रियंका गांधी? क्या उनका शेड्यूल जो है काफी ज्यादा बिजी है और इसी के चलते जो है नया प्रभारी दिया जा सकता है? क्या कुछ अटकलें हैं, क्या नाम है जो कि लगातार इस रेस में है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो बीजेपी के विपक्ष में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी को बताया जा रहा है पुरानी पार्टी है। और इसी कड़ी में आपने देखा कि जिस तरीके से हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पे कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और प्रचंड जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिली। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी गदगद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी रणनीति में बदलाव कर रही है। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें तो उनको लेकर ये चर्चा चल रही है कि शायद उन्हें और भी जिम्मेवारी जो है वो कहीं ना कहीं दी जा सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का फोकस है, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस पार्टी का खासा फोकस रहने वाला है। लेकिन एक बात यह भी बताया जा रहा है कि चूंकि जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के बृजलाल खाबरी, उनको लोकसभा चुनाव 2024 की अगर हम बात करें तब तक नहीं हटाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस मूड में नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी को अन्य राज्यों की भी जिम्मेवारी दी जा सकती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पद भी कहीं ना कहीं दिए जा सकते हैं। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें तो देखिए, राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसी नेत्री है जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वो हमलावर रही है। आपने देखा कि कई योजनाएं भी विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई योजनाओं को लागू करने की घोषणा उस दौरान कर दी गई जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। और घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जिक्र किया, इसमें सीधे तौर पर प्रियंका गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो निश्चित रूप से आप देखिए, अलग अलग स्लोगन दिए गए कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो तमाम तरीके की तैयारियां कहीं ना कहीं की जा रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी का आला कमान भी चाहता है कि प्रियंका गांधी को और मजबूत तरीके से पेश किया जाए। यानी कि बेबाकी से वो राय रखती हैं, जनसभाएं वो करती हैं, तो सुनने के लिए लोग उन्हें आते हैं। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रियंका गांधी को दी जा सकती है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि संभवतः उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों की भी जिम्मेवारी प्रियंका गांधी को दी जा सकती है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव कांग्रेस पार्टी करने के मूड में है। हालांकि पूरी तरीके से चाहे राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, पूरी तरीके से एक सहमति बनाई जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय कोई लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। आने वाले जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, चाहे विधानसभाओं की बात करें या हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। और जो रणनीति में कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि उन्हें बदलाव करना चाहिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी करेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी से अंदरूनी तौर पर नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जा सके। और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका मैनेजमेंट रहा है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी अपने नेताओं से बातचीत करती है, निश्चित रूप से एक बेहतरीन मैनेजमेंट के तौर पर भी वो जानी जाती है किस तरीके से वो पार्टी को मैनेज कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी को महत्वपूर्ण भूमिका कहीं न कहीं दी जा सकती है आने वाले दिनों में, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के अगर हम कांग्रेस 2024 से पहले क्या बड़ा बदलाव करती है, सबकी नजरें इस पर रहेंगी। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली से अगली खबर, अखिलेश यादव से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। कल लखनऊ में केजरीवाल अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। लगातार अलग अलग राज्यों का वो दौरा कर रहे हैं और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने का प्रयास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में कल वो लखनऊ आएंगे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इसी पर जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष बने हुए लगातार। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके से राज्यों का दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्रियों से अपील कर रहे हैं कि इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हों। अब इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात।
देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जिस तरीके की रार की खबरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी दोनों लोगों ने की, उसके बाद देखिए कई फैसलों को लेकर तनातनी भी कहीं ना कहीं दिल्ली में रही। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को एक राहत दी और कहा कि दिल्ली सरकार कई फैसले ले सकती है। ऐसे में इस पूरे मामले में आप देखिए कुछ दिनों बाद दिल्ली सरकार जैसे एक्टिव होती है, तमाम तबादले और ट्रांसफर पोस्टर करने की कवायद करती है, तो उसके बाद पूरी तरीके से केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आती है और केंद्र सरकार बाकायदा एक अध्यादेश लेकर चली आती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं, चाहे उद्धव ठाकरे से बात करें, नीतीश कुमार से बात करें, ममता बनर्जी से बात करें, तमाम नेताओं से इनकी मुलाकात होती है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसको लेकर उसके खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल जो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और निश्चित रूप से इस दौरान भी कहीं ना कहीं इस अध्यादेश के खिलाफ अखिलेश यादव से समर्थन मांगेंगे। तो विपक्ष को इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट करने की जो कवायद है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि जब सदन की कार्रवाई चलती है तो विपक्ष इस पूरे मामले में कितना एकजुट होता हुआ नजर आता है और कितना कंधे से कंधे मिलाता हुआ नजर आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम विपक्ष के नेताओं काफी ज्यादा उम्मीदों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दौरे कर रहे हैं और एकजुट होने का समर्थन के लिए भी अपील कर रहे हैं। कितने सफल होते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में जांच शुरू हो गई है। सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इसके बाद सीबीआई द्वारा जांच का फैसला किया गया। तो वहीं पटरी में तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की भी आशंका है। तो देखिए, बड़ा ये हादसा हुआ और इस हादसे ने जहां हर किसी को झंझोर कर रख दिया, तो वहीं इस हादसे की अब जांच शुरू हो गई है। फैसला किया गया है और आपको बता दें इस पूरे हादसे में सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है, इसकी जो है आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। तो ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन हादसे में अब जांच शुरू हो गई है। जांच में क्या खुलासे होते हैं, आखिर इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या है जिसके चलते इतनी जिंदगियां चली गईं और इस तरीके से यह हादसा रहा कि इसे हर कोई भूलना चाह रहा है लेकिन भूल नहीं पा रहा है। इतना दुखद यह हादसा रहा। अब इस पूरे हादसे पर जांच जारी है और इस बीच जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो बड़ी आशंकाएं हैं, उनको लेकर अब सवाल के जवाब ढूंढने का प्रयास अब टीम्स की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली से अगली खबर, राजधानी में एक बार फिर गैंगवार, जहां जाफराबाद इलाके में फिर गैंगवार की आहट। ताबड़तोड़ फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक गैंग से जुड़े 4 लोगों को गोली लगी है। गोली लगने से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, राजधानी में एक बार फिर गैंगवार, जहां गोली लगने से एक की हालत गंभीर है। जाफराबाद इलाके में फिर से गैंगवार की आहट और ताबड़तोड़ फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वीडियो और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं गैंगवार की उस वारदात की, जिस वक्त किस तरीके से लोग दहशत में आ जाते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं। गोली लगने से एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है इस पूरे मामले में। भागलपुर स्मरणालय परिसर में युवा राजद द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के गरीबी विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जहां जातीय जनगणना, नई शिक्षा नीति और बेकाबू महंगाई के विरोध में युवा राजद ने जिला मुख्यालय भागलपुर में भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। को लेकर के महंगाई और शिक्षा नीति लागू करने के खिलाफ में आज पूरा बिहार में जो है सभी जिला मुख्यालय पर युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो है धरना का आयोजन किया गया है और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी नौजवान युवा साथी सभी आगे आ गए हैं। जिस तरह से युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं को झांसा देकर के सरकार में आने का काम किया है, वादा किया था कि सरकार में आने के बाद प्रत्येक साल जो है 2 करोड़ प्रति वर्ष जो है युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन सारा का सारा वादा उनका झूठा निकला। मैं इन्हीं बातों को लेकर के जो है पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार के
बिहार में 83 योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। भवन निर्माण विभाग और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित 18 विभागों के 1340.46 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन 1189.87 करोड़ रुपए में किया गया है। तो 106 योजनाओं का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो 83 योजनाओं की सौगात दी गई है। तो योजनाओं का उद्घाटन 1189.87 करोड़ रुपए में किया गया है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित 18 विभागों के करीब 1340.46 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी साझा की है योजनाओं के बारे में कि योजनाएं किस उद्देश्य के साथ लाई गई हैं, इन योजनाओं से भविष्य में किस तरीके से बिहार की जनता को फायदा होगा। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बयान भी दिया है, बड़ा आश्वासन भी दिया है कि लगातार विकास के लिए दृढ़ संकल्पित सरकार नजर आ रही है। तो 106 योजनाओं का उद्घाटन किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। क्या दिल्ली एनसीआर धर्मांतरण की बारूद के ढेर पर बैठा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि गाजियाबाद से बिल्कुल नए तरह के कन्वर्जन का मामला सामने आया है, जिसे लेकर खुद पुलिस अधिकारी तक हैरान है। सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई योजनाबद्ध तरीके से ये पूरा खेल खेला जा रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर इसके पीछे कौन है? क्या ये पूरा खेल वाकई गजवाए हिंद की मजहबी मुहिम का हिस्सा है, और अगर है तो फिर इसके असली किरदार कौन है? देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपका बच्चा मोबाइल पर ज्यादा रहता है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपके बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव आ रहा है तो भी ये खबर आपके लिए है। एक अभिभावक के रूप में ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मोबाइल के जमाने में हर वक्त आप अपने बच्चों की निगरानी नहीं कर सकते हैं। बस इसी का फायदा उठाने वालों ने अपना खेल शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म बदलने का मामला यकीनन चौंकाने वाला है, और अपने तरह का ये पहला मामला भी है कि कैसे खेल खेल में न केवल 2 नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया गया, बल्कि उन्हें 5 वक्त का नमाजी तक बना दिया गया। खबर के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और सबके जहन में कई सवाल है। क्या धर्मांतरण का ये पूरा खेल कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट भी धर्मांतरण का बड़ा टूल बन गए हैं? क्या गेमिंग ऐप्स को हथियार बनाकर मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश ज्यादा आसान है? अब ये भी समझते हैं कि आखिर कैसे इस ऐप के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा खेल रचा गया। पुलिस के मुताबिक कुछ मुस्लिम लड़के नाम बदलकर ऑनलाइन गेम खेलते थे। ऐप का नाम था फोर्टनाइट गेम ऐप। गेम हारने पर जीतने के लिए जाकिर नाइक की आयतें पढ़वाते थे। इसके बाद डिस्कॉर्ड ऐप द्वारा मुस्लिम लड़के यूजर आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैट करते, बहला फुसलाकर उन्हें इस्लामी रीति रिवाज अपनाने के लिए स्पीच दिखाते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।